तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेरा आज का रहेगा टॉपिक वो रहेगा लाइफ प्रोसेस पे। जस्ट लाइफ प्रोसेस ना, तो व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस। अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो हम कैसे समझेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले उसमें जो सबसे मेन बात आती है कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं है, तो उसके मूवमेंट को देख करके हम पता करते हैं कि उसमें वो चीज़ लिविंग है या नहीं है। तो लाइफ प्रोसेस में अगर हम कहें कि व्हाट इज द क्राइटेरिया डिसाइड समथिंग इज लिव और नॉट, कैसे हम उस क्राइटेरिया को देखेंगे कि हम कोई चीज़ लिविंग है या नहीं है। तो उसके लिए डिसाइड करते हैं कि समथिंग इज लिव और नॉट विच इज़ अ मोमेंट। जो इसमें मेन बात है वो सबसे मेन बात पहला पॉइंट पे आप लिखेंगे कि criteria to decide whether something is alive or not, which is moment ना। तो मोमेंट के जरिए हम ये पता करते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं है। तो ऑल लिविंग थिंग्स मूव बाय एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो जो सभी चीज़ें होती हैं, तो जितनी भी वो ऑल लिविंग थिंग्स डज नॉट मूव एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो बाहरी सपोर्ट का ज़रूरत नहीं रहता। अगर कोई चीज़ जिंदा है, कोई चीज़ लिविंग है, तो उसे बाहरी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है उसे चलने फिरने के लिए, आने जाने के लिए। जैसे कि व्हाट इज़ द, अगर हम डिफिनेशन इसकी लें कि व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस ना, तो व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस द बेसिक, तो इसका डिफिनेशन हम बनाएंगे कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर ओन लाइफ ऑन दिस अर्थ। वो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ना एक बेसिक फंक्शन जो बनाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन अगर हमें लिखनी हो तो हम लिखेंगे कि इसकी डिफिनीशन, लाइफ प्रोसेस की डिफिनीशन अगर हमें लिखनी हो तो लिखेंगे कि फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग organism to maintain their own life on this earth। तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई कि वो अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए जो फंक्शन वो परफॉर्म करता है, जो फंक्शन वो करता है, उसे हम लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत मानते हैं या कहते हैं। तो ये तो एक मामूली सा इसमें था ये एक पॉइंट। इसके अलावा हम इसमें जो बात करेंगे कि वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो लाइफ प्रोसेस में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं, सारी लिविंग थिंग्स में क्या होता है कि सबसे पहली बात मूवमेंट। इसके अलावा और वो क्या चीज़, टेक फूड, वो भोजन लेती हैं, टेक फूड, एयर एंड वाटर ना, एयर एंड वाटर। और लिविंग थिंग्स आर ग्रोइंग अप, वो बढ़ती रहती हैं, ग्रो करती रहती हैं। तो यहाँ पे एक जो मेन पॉइंट है वो आ गया ग्रो का। और
उनके लिए जरूरी है क्या क्या, फूड, एयर एंड वाटर। इसके अलावा उन्हें सांस लेना जरूरी है, रेस्पायरेशन ना, और रिप्रोडक्शन जरूरी है ताकि वो अपने नए नए सिबलिंग्स को, नए 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 जो है उसको नए नई पीढ़ी को प्रोड्यूस कर सकें, आगे अपनी वृद्धि, अपनी संख्या को बढ़ा सकें। और इसके अलावा उसमें एक्सक्रीशन का होता है एक प्रोसेस जो सभी के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उसको जरूरी है कि वो वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी, वो अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये फंक्शंस आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो ये मैंने तुम्हें आप लोगों को बताया कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये 2 पॉइंट हो गए इसमें। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें, इसमें हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, रिप्रोडक्शन की, एक्सक्रीशन की, न्यूट्रिशन की। एक पॉइंट और यहाँ पे आ गया, देखिए न्यूट्रिशन की। तो हम अगला पॉइंट लेंगे न्यूट्रिशन की। व्हाट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है कि जब हम कोई खाना, फूड लेते हैं तो उसे हम कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइज करने के बाद जो हमें उसमें से मिनरल्स, फैट, विटामिन जो हमें प्राप्त होते हैं उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जो न्यूट्रिशन टर्म्स हैं वो कम्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट ना, ग्लूकोज, जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी मिनरल्स हैं, बहुत जरूरी मॉलिक्यूल्स हैं एक तरीके से। तो इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज द न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग फूड, इट इज द कॉल्ड न्यूट्रिशन। एंड टर्म न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन कहाँ से आया है, जो न्यूट्रिशन वर्ड वो न्यूट्रिएंट से आया है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है वो किस चीज़ के लिए होते हैं कि हम अगर इन कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे एक वर्ड लेते हैं, मान लो ना, एलिमेंट्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हम इन्हें यूटिलाइज करते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है, बॉडी सेल्स जो है, लिविंग सेल्स जो है, इसे यूज करते हैं एज ए एनर्जी के रूप में, एज ए एनर्जी के फॉर्म में, है ना। तो whereas proteins and minerals and salts are nutrients by organism as a biosynthesis of body such as skin, blood, etc. ये क्या अगर होता है कि इसमें जो इसका ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स का यूज ये जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलता है, इन न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनसे एनर्जी एंड ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ होती है, एंड रिपेयर ऑफ सेल्स। अगर हम कहीं पर कट जाते हैं
या चोट लग जाती है तो रिपेयर ऑफ सेल्स का भी काम करती है। तो यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो न्यूट्रिएंट्स, जैसे मैं आपको लिखवा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, तो इसके लिए फिर से नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मोड न्यूट्रिशन जो होता है कि 2 टाइप्स न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के लिए 2 टाइप्स का न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है। पहला एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के हैं। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद अपना भोजन बना लेते हैं, ऑटोट्रॉप। तो उनको ऑटोट्रॉपिक की श्रेणी में रखा गया है ना। बाय ऑटोट्रॉपिक जैसे कि फूड क्या है, फूड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फूड जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये डायरेक्टली ऐसी डाइजेस्ट नहीं हो सकता है बॉडी में। इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसे इनऑर्गेनिक फूड बनाना होगा। तो इसे बॉडी जो है पहले इसे इनऑर्गेनिक फूड बनाती है, उसके बाद ये आगे डाइजेशन में काम आता है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। जैसे कि प्लांट्स की बात करें ना, तो प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना खुद भोजन बना लेते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या है कि आप जानते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर का यूज करके ये अपने अंदर ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ग्लूकोज एज ए स्टार्च के फॉर्म में इनके पास स्टोर रहता है और ये स्टोर के फॉर्म में रहता है, और ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली ये यूज कर लेते हैं फॉर अपनी किस चीज़ के लिए, फॉर अपनी ग्रोथ के लिए डायरेक्टली। और स्टार्च स्टोर करते हैं, स्टार्च स्टोर के फॉर्म में। तो स्टार्च जब इन्हें फोटोसिंथेसिस की क्रिया, मान लीजिए कि सूरज नहीं निकला, तो उस दौरान क्या होता है कि जो इनके पास स्टोर रहता है स्टार्च, उस स्टार्च को ये ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से ये ग्लूकोज बना लेते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस ज़्यादातर सभी प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो जैसे कि कॉर्न है, मक्का। तो मक्का में कॉर्न क्या है, कॉर्न एक फूड है ना। ये किससे बना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा मक्का एक फूड के रूप में हमें मिल गया। उसी तरह से कैरेट है, गाजर, कैरेट
उसमें स्वैलन पार्ट स्टोर हो जाता है काफी मोटा सा नीचे की साइड में जो ना, अगर ये हम कायरेट की बात करें तो ये स्वैलन पार्ट, तो ये भी हमें क्या है फूड के तौर पे मिल जाता है। कुछ ग्रीन प्लांट्स जितने होते हैं, ग्रीन प्लांट्स है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने ग्रीन प्लांट हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक हैं। और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ईस्ट जो होता है वो नॉन ग्रीन प्लांट होता है। हाँ, तो ईस्ट जो है वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। यहाँ पे एक मेन पॉइंट है जो नोट करने वाला है कि जो ईस्ट है ना, ईस्ट वो नॉन ग्रीन प्लांट है, नॉन ग्रीन प्लांट। ईस्ट और नॉट, ईस्ट और नॉट ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉपिक कहा जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। लेकिन यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स का जो मैंने वर्ड यूज किया है ट्रॉप्स, ट्रॉप्स, और दूसरा वर्ड हो जाएगा हेट्रोट्रॉप्स इसी तरीके से। तो ये जो ट्रॉप्स वर्ड यूज किया है ये यूज फॉर प्लांट्स। तो सारे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स, ईस्ट नॉन ग्रीन प्लांट होता है जो कि ऑटोट्रॉप्स नहीं होता, ये हेट्रोट्रॉप की कैटेगरी में आएगा। और ऑटोट्रॉपिक जितने प्लांट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं ग्रीन पिगमेंट। हाँ, कि जैसे कि यहाँ पे मैंने ये जो रिएक्शन बताई थी, यहाँ पे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, काफ़ी ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। वैसे तो इसमें जब रिएक्शंस होती है तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ये रिएक्शन दिखाई है, इस रिएक्शन में यहाँ पे वर्क होगा किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। तो सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, क्लोरोफिल। ओके, सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है वो उस एनर्जी की सहायता से ना, उस एनर्जी की सहायता से क्या हमें प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज करेगा। क्लोरोफिल, क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन, फिल मीन्स लीफ। ये क्लोरोफिल लीफ में रहता है, पत्तियों में, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने वाला एक रिसीवर होता है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा और वहाँ पे अपना भोजन बनाएगा। तो ये था ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं, जैसे कि हिरन है, हिरन वो हरी पत्तियों पर उसका भोजन निर्भर रहता है ना, ग्रीन लीव्स के ऊपर। शेर है तो शेर मांस के ऊपर, मीट के ऊपर अपना भोजन को निर्भर करता है। यानी दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पे जो निर्भर रहते हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉपिक या उसे हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ये पॉइंट था। अच्छा, हम बात करते हैं अगर टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक थोड़ा वाइड हो रहा है स्टूडेंट, तो आप देखिए यहाँ पे टाइप्स देखो, हमने बात की थी कि पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कोई टाइप्स नहीं है ना,
लेकिन दूसरा वाला जो मैं बोल रहा हूँ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स, जैसे कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है होलोजोइक। तो ऑटोट्रॉपिक में हमने बताया, फिर से रिवाइज कर देते हैं। ऑटोट्रॉपिक में हमने बताया कि ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो खुद अपना भोजन बना लेते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जैसे कि हमने बताया था फॉर एग्जांपल नॉन ग्रीन प्लांट्स, ईस्ट का एग्जांपल हमने बताया था। तो आप ये कह सकते हो कि ईस्ट जो है वो हेट्रोट्रॉप, ईस्ट जो है हेट्रोट्रॉप से। अच्छा, तो ऑटोट्रॉपिक के बाद हेट्रोट्रॉपिक मैंने बताया था कि वे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, चाहे वो दूसरी चीजें लिविंग हो या नॉन लिविंग। उस कंडीशन में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 टाइप्स का न्यूट्रिशन आ जाएगा, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड इज वन होलोजोइक। अब हम बात करते हैं सेप्रोट्रॉपिक, बता दें। देखो सेप्रोट्रॉपिक में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं टूट जाते हैं। इसमें जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, और टूट करके जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स प्लांट जो होते हैं, ये एक नए तरीके के प्लांट्स आ गए। देखो यहाँ पे सेप्रोफाइट प्लांट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है सीबीएसई और मेडिकल के पॉइंट नज़र से कि सेप्रोफाइट्स प्लांट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करके अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मशरूम की, सेप्रोफाइट्स प्लांट्स में मशरूम, ये फंगस फैमिली का एलिमेंट प्लांट है मशरूम। तो मशरूम क्या होता है, मशरूम आपने देखा होगा जहाँ पे सड़ी गली लकड़ियाँ होती हैं या सड़ा गला जो कह सकते हैं कि कचरा होता है, वहाँ पर कभी कभी मशरूम आपको देखने को मिल जाते हैं। इनकी भी कैटेगरी अलग अलग होती है मशरूम की, कुछ खाने योग्य मशरूम होते हैं, कुछ एडिबल होते हैं, कुछ नॉन एडिबल होते हैं, लेकिन इनका प्रोसेस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से ही होता है। ओके, और मैंने दूसरा यहाँ पे बताया था, ये दूसरा बताया था पैरासिटिक, पैरासाइट पे जो निर्भर होते हैं, और होलोजोइक में आ जाएगा कि होलोजोइक में आ जाएगा जैसे कि ह्यूमन बीइंग, इसका एग्जांपल आ जाएगा ह्यूमन बीइंग ना, ह्यूमन बीइंग्स की वो फूड को बाकायदा लेते हैं, फिर फूड में उनकी एक प्रोसेस होती है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसमें आ जाएंगे जो जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स आ गए ना, मैन, और अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें जैसे कि जिराफ है ना, या फिर लायन, तो ये सारे जो हैं होलोजोइक के हो जाएंगे एग्जांपल। और पैरासाइटिक में एग्जांपल हम बता दें आपको, पैरासाइटिक में देखिए, ये पैरासाइटिक में जो सेकेंड वाला है, दिस 1.7
सेकंड पॉइंट। तो पैरासिटिक में एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक बैक्टीरिया है जो कहाँ पे पाया जाता है, मलेरिया। इट इज कॉज एज ए मलेरिया डिजीज। मलेरिया डिजीज को कॉज करता है। इसके अलावा कुछ टेपवार्म होते हैं। ये क्या हो गया, टेप होता है कि जैसे टेप होता है लंबाई नापने वाला, वार्म मारने होता है कीड़ा। तो ये बहुत लंबे साइज के कीड़े होते हैं टेप वार्म। ये स्टमक में पाए जाते हैं, ह्यूमन स्टमक में पाए जाते हैं, इसके अलावा एनिमल के भी स्टमक में पाए जाते हैं। तो ये टेप वार्म है। कुछ इनके इसके अलावा राउंड वार्म भी होते हैं, राउंड वार्म। ओके, अच्छा हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर और। हम बात कर लेते हैं कि चलिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ, हेलो हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी बताएं। सर आपने एक प्रोसेस के बारे में बताया, फोटोसिंथेसिस। हाँ, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इनसाइड हम लोग इंडोर रखते हैं, तो उसमें सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है सर? जो इंडोर रहते हैं, देखिए उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, उसमें एक तो पहली बात तो उसमें एक स्टार्च स्टोर होता है जो कि प्लांट से स्टार्च स्टोर करके रखता है। और ये जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया, देखो जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है ना प्लांट्स में, रेस्पिरेशन हर वक्त चलता रहता है। तो ये जो प्लांट्स इंडोर वाले होते हैं उसमें जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो सनलाइट की वजह से ना हो करके, सनलाइट की वजह से उसमें नहीं होती है। तो सनलाइट की ना होने की वजह से वो रेस्पिरेशन के थ्रू स्टार्च का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्योंकि जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है वो उसके स्टेम में भी होती है, उसके रूट में भी होती है। तो अगर फोटोसिंथेसिस की क्रिया है तो वो लीव्स में होती है, सिर्फ लीव्स में। और इसके अलावा और दूसरी क्रिया उसके स्टेम और उसकी रूट में होती है। तो रूट और स्टेम के थ्रू वो अपना स्टार्च बना लेती हैं। ओके, हेलो, यस सर। मेरे बात कुछ आपने समझी? जी सर। एक पॉइंट और मैं आगे बताना चाह रहा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। वैसे आज तो ये डेमो क्लास थी, तो हमने सोचा कि इसमें थोड़ा जल्दी कुछ बताया जाए ह्यूमन बीइंग्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो हर वक्त चलता रहता है, 24 घंटे। प्लांट भी श्वसन करते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो सिर्फ डे के समय होती है। लेकिन अगर लाइट उपस्थित नहीं है तो उस दौरान क्या होता है कि उस दौरान रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहता है। और रेस्पिरेशन के दौरान जब उन्हें क्या होता है कि रेस्पिरेशन के समय वो CO2 भी बना लेते हैं, CO2 का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। और उसके द्वारा CO2 लेकर के वो क्या करते हैं, अपना स्टार्च स्टोर कर लेते हैं। चलो इस पॉइंट को मैं आगे और फिर आगे भी रिपीट करूंगा।
एक पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स. डाइजेस्टिव सिस्टम. हेलो. Yes, sir, I think we can ask the student whether they want to ask any question or not. If they have any kind of doubt, they can clear it right now. I mean, it will be better if you can ask because कुछ students they're also watching the live session on YouTube. So जो भी students YouTube पे देख रहे हैं, they can comment on the comment box. तो हम आपका question सर तक पहुंचा देंगे और आपके आंसर्स आप तक. ओके सर. तो अभी मैं कंटिन्यू रखता हूँ सर ये आगे पॉइंट. ओके, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम सर. ओके सर. टाइम क्या टाइम 30 मिनट्स हो गया. वैसे तो 30 मिनट हो गए सर, लेकिन अगर आप कुछ और पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड अप द क्लास. ओके सर, तो एंड कर लेते हैं इस क्लास को यहीं पे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम था सर, वो थोड़ा सा लंबा होगा, हमें लग रहा है 10-20 मिनट का होगा टॉपिक. नो प्रॉब्लम. तो एनी स्टूडेंट हु वांट टू बुक द क्लास रिगार्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम, दे कैन बुक द क्लास यूजिंग आवर